स्टेट के आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, पार्ट बाई पार्ट हरदम हम वीडियो लाते रहेंगे। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स के नाम से भी जानते हैं? ये ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग और लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है। वे रियासतें जिनके पैतृक वारिस नहीं थे, लॉर्ड डलहौजी का पैतृक वारिस जो था वो नहीं था, उन्होंने गोद लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। अपने इस नियम का पालन करते हुए उसने 17 जैतपुर, संभलपुर, झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसे ही राज्य हड़प नीति कहते हैं। जैसे कोई राजा का अगर वंश नहीं है तो उस राज्य में यह नीति था कि उस लड़का का वंश नहीं है, राजा का वंश नहीं है, तो वैसे राज्य क्षेत्र को ये लॉर्ड डलहौजी क्या करता था, अपने राज्य में मिला लिया करता था। तो उसी को राज्य हड़प नीति कहते हैं, जिसने लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का राजा नहीं था? इनमें से कौन था जो कि ब्रिटेन का राजा नहीं था? रेड वाल्ड जो था ये ब्रिटेन का राजा नहीं था। रेड वाल्ड जो था ब्रिटेन का राजा नहीं था। इसके डिस्क्रिप्शन में रेड और ये हेनरी 5 जो है ब्रिटेन का राजा था, एडवर्ड 2 ब्रिटेन का राजा था और विक्टोरिया ब्रिटेन का महारानी थी, तो राजा रबी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1897 के विद्रोह के कारण विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप करवाया? वो कौन सा व्यक्ति था जो अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप करवाया? सर सैयद अहमद बरेली था कि सर वली उल्लाह था, सर अहमद खां था कि सर अमीर था? ये 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जल्दी से बताइए कमेंट में, इसका क्या होगा? 54 का आंसर, 53 का। तो वो सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम और अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच जो मेल मिलाप कराया था वो सर सैयद बोलते हैं, इसका फुल नाम है सर सैयद अहमद खां। इन्होंने मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच मेल मिलाप करवाया था। सर सैयद अहमद खान ने 1897 के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। सर सैयद अहमद खां 1897 के विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पे थे। उन्होंने इस विद्रोह के कारणों का विश्लेषण अपनी पुस्तक एन इजी ऑन द काउस ऑफ द इंडिया रिवोल्ट में की है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? 15 अगस्त को जब सत्ता हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन ने किया तो उसका आधार क्या था? इसमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। अंतरिम सरकार बनाने की वर्षगांठ, अंतरिम सरकार बनाने की वर्षगांठ इसका हस्तांतरण का यही आधार था। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ थी। किसके समर्पण की वर्षगांठ थी? तो जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55, 1927 ईस्वी के ब्रुसेल्स दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जो 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस की जो सम्मेलन थी उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंसारी और मोतीलाल नेहरू। 55 का आंसर आप लोग दीजिए। इसमें होगा जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1927 के ब्रुसेल्स सम्मेलन में दलित राष्ट्रवादियों की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? यह मंदिर बताना है जो कि विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है। खजुराहो है कि पटना के मंदिर है कि हम्पी है कि ताजमहल के मंदिर है? तो इसमें आंसर होगा पटना के महावीर मंदिर जो है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं, और ताजमहल जो है आगरा में है, हम्पी का ध्वज शेष जो है ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन था, अमेरिका जो है 5वां राज्य संघ बनाने के लिए
संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किस देश से खरीदा था? यहाँ पर ब्रिटेन, कनाडा, रूस और फ्रांस। इसमें आंसर होगा रूस ने खरीदा था अलास्का। अलास्का जो है वो रूस का हिस्सा है। अमेरिकी संघ के 5वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से सन 1867 ईस्वी में $72 लाख में खरीदा था और 1879 ईस्वी तक अलास्का अमेरिका सेना के शासन के अंतर्गत था। 3 जनवरी 1959 को इसे 5वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यूएसए ने अमेरिका को 21 अगस्त 1959 को राज्य का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतर होता है? एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतर होता है? ये 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद, अगला 12 वर्ष के बाद जो है वहाँ पर कुंभ मेला लगेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही है? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। 59 का आंसर होगा कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही कथन जो है वह पशुपति को सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर 3 शेर एवं 2 सिंह वाले देवता जो एक बाघ, एक हाथी, एक गौंडा से घिरे हुए हैं, जिनके सिंहासन के बीच एक भैंसा तथा पैरों के नीचे 2 हिरण हैं, इस बात के परिचायक है कि उनकी उपासना पशुपति महादेव के रूप में की जाती थी। हड़प्पा वासी जो थे वो घोड़ा की जानकारी नहीं रखते थे। हड़प्पा वासी के बारे में ये भी कहना है कि जिससे लोग डरते थे उनका पूजा करना प्रारंभ कर देते थे। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है कौन से धार्मिक ग्रंथ है? हिंदुओं का है, बौद्धों का है, सिखों का है? त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक में बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक कहलाता है। यह ग्रंथ पाली भाषा में है। जो ये ग्रंथ लिखा गया है वो किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में लिखा गया है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है, इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से वो भाग हैं? तो सूत पिटक बौद्धों के सिद्धांत तथा उपदेश बतलाता है। सूत पिटक में क्या बतलाता है? बौद्धों के उपदेश तथा सिद्धांत बतलाता है। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किस बुद्ध के उपदेशों में है? तो धम्म पिटक उपदेश में है। और तीसरा है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम बतलाता है। विनय पिटक में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो था वह कौन था? सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर की मृत्यु के पश्चात उनके पूर्वी प्रदेश का उत्तराधिकारी जो था सेलुकस निकेटर ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। सेलुकस निकेटर के युद्ध में पराजित हुआ। सेलुकस निकेटर तथा युद्ध में क्या हुआ? पराजित हुआ। इसके फलस्वरूप दोनों में संधि हुई, सिकंदर और सेलुकस निकेटर में। तो सेलुकस ने मेगास्थनी नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सेलुकस निकेटर ने की थी। अगला, इलाहाबाद के स्तंभ की उसकी उपलब्धि का उत्कीर्णन है। तो इसमें आंसर होगा क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इलाहाबाद के स्तंभ को उपलब्धि का उत्कीर्णन करवाया था। हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त का सेनापति था। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का सेनापति था, विदेश सचिव भी था। उसकी प्रसिद्ध कृति जो थी प्रयाग प्रशस्ति थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। इसका आधा भाग जो पद में तथा आधा भाग गद्य में, और इस प्रकार यह चंपू काव्य का सुंदर उदाहरण बना। चंपू काव्य का सुंदर उदाहरण कौन बना? तो प्रयाग प्रशस्ति बना। यह द्वितीय विश्व युद्ध गलत है।
यह विशुद्ध संस्कृति में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति जो कैसा लिखा गया है, किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि का उत्कीर्णन है, तो समुद्रगुप्त की उपलब्धि जो है उसमें उत्कीर्णन की गई है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। पल्लव शासक जो चालुक्य राजा है यानी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य राजा के दक्षिणी भाग पर पल्लवों का अधिकार था। चालुक्य राजा के दक्षिणी भाग पर किसका अधिकार था, पल्लवों का अधिकार था। नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर किस कोड की उपाधि धारण की थी, तो वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। इसके बाद है कि निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये घटनाएं जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, रोमन कोलोसियस का पूरा होना। रोमन कोलोसियस का पूरा होना 1 नंबर पर रहेगा, सी पहले रहेगा। उसके बाद जो है भारत में गुप्त राजवंश का उदय 240 ईस्वी में हुआ था। 240 ईस्वी में हुआ था गुप्त राजवंश का उदय, पैगंबर इसके संस्थापक थे। तो इसके बाद बी होगा। इसके बाद कौन होगा, मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में, पीटर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में होगा, ये होगा। इसके बाद होगा महान रूस का बाजार बना, पीटर महान रूस का बाजार बना, डी होगा। तो आंसर CBAD, किधर आंसर है, CBAD आंसर ये हो गया इसका। सबसे पहले क्या हुआ था, रोमन कोलोसियस का पूरा हुआ था। उसके बाद में भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ। उसके बाद पीटर महान रूस का बाजार बना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था वो कब समाप्त हो गया था, तो 1526 ईस्वी में, यानी अर्थात 320 वर्षों तक शासन किया। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली बाबर ने। अगला क्वेश्चन जो होगा, कौन सी जगह था चुना था शव को दफनाने के लिए। बाबर ने कौन सी जगह चुनी थी शव को दफनाने के लिए, वो काबुल को चुना था। काबुल जो है कि पाकिस्तान में अभी है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। उसका शव आगरा के आराम बाग में रखा गया, पर बाद में बाबर की पूर्व इच्छा के अनुसार उसके शव को काबुल ले जाया गया। उसके बाद वहाँ के बाग में दफनाया गया, काबुल के बाग में। एक किराए मुक्त भूमि थी। मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या था। मुगल जागीर मीन्स क्या होता है, ये देखना है। 67 किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन। किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का अनुमोदन ही जागीर कहलाती है। किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन जागीर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है बालाजी विश्वनाथ है। मराठा राज्य के दूसरा प्रवर्तक कौन है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1713 ईस्वी में साहू ने इन्हें पेशवा नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ को साहू ने पेशवा नियुक्त किया था और 1313 ईस्वी में साहू ने इसे पेशवा नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से की गई संधि थी। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने साहू को सम्राट और साहू द्वारा विजित प्रदेशों का स्वामी मान लिया। दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथे और सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति दे दी बालाजी विश्वनाथ को। अंग्रेजों ने कब अधिकृत कर लिया, ये बताना है। तो अंग्रेजों ने सिंध को 1843 ईस्वी में अधिकृत कर लिया था। अगस्त 1843 तक समस्त सिंध अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया।
सभी अमीर बंदी बना लिए गए और देश से निकाल दिए गए। इस समय चार्ल्स नेपियर सिंध में कंपनी का रेजिडेंट था। सिंध में सैनिक कार्रवाई किसके द्वारा किया गया था? इसके द्वारा सिंध में सैनिक कार्रवाई किया गया था। चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध में सैनिक कार्रवाई करके वहां पर शासन किया गया था अंग्रेजों पर। किसमें से किसे जाना जाता है? इनमें से किसे जाना जाता है? भारतीय फिल्म जगत में स्टेड कविन के नाम से इन चारों में से किसे जाना जाता है? फिल्म स्टंट कविन के नाम से किसे जाना जाता है? नांडिया को जाना जाता है। नांडिया को फिल्म में स्टंट क्वीन के नाम से जाना जाता है भारतीय फिल्म जगत में, न कि हॉलीवुड की फिल्म जगत में। स्टंट क्वीन कौन है भारतीय फिल्म जगत में? तो नांडिया है। नांडिया फिल्म जगत के स्टंट क्वीन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लखनऊ में सन 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? लखनऊ से विद्रोह करने वाले कौन से व्यक्ति थे? वो थे हजरत महल व्यक्ति थे। लखनऊ से विद्रोह किया था हजरत महल ने। 4 जून को बेगत हजरत महल ने लखनऊ से सन 1897 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 ईस्वी में लैम्पबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। हजरत महल नेपाल चले गए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? सिविल अवज्ञा, ये सिविल अवज्ञा क्या है? जो कि महात्मा गांधी ने इस बात के लिए प्रेरणा किससे लिया था? वो कौन अंग्रेज था? साला थारो अंग्रेज था। थारो से महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के लिए प्रेरणा ली थी। मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की। इसकी शुरुआत सबने अवज्ञा आंदोलन एवं डांडी मार्च से हुई। महात्मा गांधी ने सिविल आज्ञा के बारे में प्रेरणा थारो से ली थी। संपूर्ण क्रांति का नारा यानी संपूर्ण क्रांति का संकल्प जो है वो किसने लिया था? संपूर्ण क्रांति प्रकाश नारायण ने 5 जून 1975 ईस्वी को सभा के दौरान तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को समर्पित करने के लिए दी। उन्होंने मरणोपरांत उन्हें 1988 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1988 में भारत रत्न दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने 1950 के दशक में एक पुस्तक राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना लिखी। जयप्रकाश की पुस्तक 1950 में जिसने लिखी वो कौन था? राज्य व्यवस्था, जिसे आधार बनाकर नेहरू ने मेहता आयोग का गठन किया। मेहता आयोग का गठन किस पुस्तक के आधार बनाकर किया गया था? तो राज्य व्यवस्था पुस्तक। राज्य व्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1975 ईस्वी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकालयों में से पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का संग्रह है? यानी कहने का मतलब है कि पांडुलिपियाँ जो है कहाँ सुरक्षित रखी गई है, वो कौन सी है? रामपुर की लाइब्रेरी है, कि एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी है, कि सरस्वती महल की लाइब्रेरी है, कि ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी है? पांडुलिपियाँ सुरक्षित कहाँ रखी गई है? ये जो है ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। इसी में ऐतिहासिक पांडुलिपियों को रखा गया है। पटना बिहार स्थित खुदा बख्श कहाँ है? तो पटना के बिहार में स्थित लाइब्रेरी है, पांडुलिपियों को रखा गया है। इसकी स्थापना जो पटना की खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा की गई, जिसमें लगभग 4000 पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। यहीं पर फारसी तथा अरबी पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का जो ट्रायल है वह किस स्थान पर किया गया? तो वह जो है न्यूरेमबर्ग है, न्यूरेमबर्ग में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यूरेमबर्ग नामक स्थान को चुना गया। कार्रवाई लगभग 1 साल तक जारी रही, जिसे 12 आरोपियों को मृत्यु दंड दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों को न्यूरेमबर्ग में 12 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? बताना है। इसमें से भारत का पहला रक्षा मंत्री जो था कौन था? बलदेव सिंह थे। भारत के पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो बलदेव सिंह थे।
2 सितंबर 1946 ईस्वी को 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 जो सदस्य थे वह मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। इस अंतिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यवाही परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया। हानि ने कहा था फर्स्ट बार किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था। उसके बाद भगत सिंह ने दिए थे इनकलाब के नारा। मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के लिए दिया था। जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के लिए दिया था। खाली जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो सर्वप्रथम किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। उसके बाद भगत सिंह ने दिया था। सिर्फ जिंदाबाद की नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के लिए दिया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भगत सिंह तथा अन्य क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने इस नारे का व्यापक प्रयोग किया था स्वतंत्रता के समय। तो मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। उस समय डे दिवस था। मित्र सेना, दो देशों के बीच जो चल रहा था ना, उसी के दौरान वो लोग सेना उतारे थे। तो डे दिवस वह दिन है जब द्वितीय विश्व युद्ध 1539 से 1545 के समय मित्र सेनाएं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, रूस आदि थे, फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर उतरी थी। वो कहाँ थी? मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। नॉर्मंडी जगह कहाँ है? फ्रांस में थे। यहाँ से नाजी जर्मनी द्वारा अधिकृत किए गए यूरोपीय देशों के भूभाग को मुक्त कराने के लिए, कौन से देश के? यूरोपीय देशों के भूभाग को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ओवरलैंड शुरू किया गया था। ऑपरेशन ओवरलैंड शुरू किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक स्तर पर ऑपरेशन वांडीगार्ड के नाम से भी जाना जाता है। वांडीगार्ड। मित्र सेनाएं उतरी थी 1539 से 45 के युद्ध में। फ्रांस के नॉर्मंडी जगह पर उतरी थी और ये सेना जो थे ऑपरेशन ओवरलैंड चालू किया था। बाद में ऑपरेशन बॉडीगार्ड के नाम से भी जाना गया। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? वो ऑप्शन है तारत्व में, कि गुरुत्व में, कि तारत्व और गुरुत्व दोनों में, इनमें से कोई नहीं। गुरुत्व में जो है अंतर होता है। सितार और वीणा पर बजाए गए, वीणा को भारतीय संगीत में प्राचीनतम सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है। आधुनिक युग के सितार, सरोद, संतूर, तानपुरा, सारंगी जैसे अनेक वाद्य प्राचीन वीणा के आधार पर ही बने हैं। अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में सितार का नाम रखा। सितार का नाम अमीर खुसरो ने कब रखा? 14वीं शताब्दी में रखा था सितार के नाम। उसके बाद अधिकांश लोग अमीर खुसरो को ही सितार का आविष्कार मानने लगे थे। महापाषाण संस्कृति जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। कौन कौन सी चीजें जो है महापाषाण काल में थे? इसका आंसर होगा कि बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां और कब्र जो है महापाषाण काल में लाए जाते थे। भारतीय प्रायद्वीप के उच्च भागों में रहने वाले महापाषाण के लोग जो हैं निर्मित कहलाते थे। उनकी जानकारी उनकी कब्रों से हुई। महापाषाण लोगों की जो जानकारी है उनकी कब्रों से हुई। जो महापाषाण कहलाते हैं, इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। उनकी कब्र को दफनाने के लिए लोगों ने केवल अस्थि पंजर ही बल्कि मृत भांड और लोहे की वस्तुएं भी मिली है। जहाँ वो लोग दफनाते थे तो वहाँ पर अस्थि और पंजर नहीं मिले हैं, मृत भांड भी मिले हैं और लोहे के वस्तुएं भी मिले हैं नवपाषाण काल में, कहने का मतलब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में पहले तीर्थंकर जो थे कौन थे? वो चारों में से इसका आंसर जो होगा ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे और प्रथम ऋषभ देव थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, किंतु कुछ जैन अनुयायी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को मानते थे। जैन धर्म का संस्थापक मानते थे ऋषभ देव को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे
महावीर स्वामी। और जैन धर्म के तीर्थंकरों की कहानी इस प्रकार। सबसे प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। द्वितीय जो थे अजीत नाथ थे। तृतीय संभानाथ। चतुर्थ अभिनंदन नाथ। पांचवा सुमित नाथ। छवा पदम प्रभु। सातवा सुपार्श। आठवा चंद्र प्रभु। नौवा सुविधानाथ। दसवा शीतलनाथ। 11वां श्रेया। 12वां पशुपूज्य। 13वां विमलनाथ। 14वां अनंतनाथ। 15वां धर्मनाथ। 16वां शांतिनाथ, ज़्यादा नाथ जुड़ा हुआ है। 17वां कुंथनाथ। 18वां अहर्थनाथ। 19वां मालीनाथ। 20वां मणि सुब्रतम नाथ। 21वां नेमिनाथ। 22वां अरिष्ट नेमी। 22वां जो थे अरिष्ट नेमी थे। 22वें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। अरिष्ट नेमी 22वां। 23वां पारसनाथ और 24वां महावीर स्वामी। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे अच्छा वर्णन जो है कौन सा होगा? बताना है इसमें। स्वेच्छाचारी शासन। स्वेच्छाचारी शासन के अंतर्गत मौर्य राजा का सबसे अच्छा वर्णन जो है स्वेच्छाचारी है। अशोक के अधीन मौर्य राज्य की संचार व्यवस्था शक्तिशाली शासन के द्वारा किसी साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये तो सभी जानते हैं। अतः अशोक ने प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन नीति अपनाई अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए की थी। पहला ज्ञात, मैंने आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोग को मालूम है कि इसमें से पहला गुप्त शासक कौन था? यहाँ ज्ञात लिख देने से कितने लोग घबरा जाएंगे। तो पहला गुप्त शासक कौन था, यानी जो गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो वो होगा श्रीगुप्त। पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से 250 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त शासक, वह गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त उत्तराधिकारी था इसका। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो था घटोत्कच था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो था घटोत्कच था। ये 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक घटोत्कच ने शासन किया था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ गुप्त वंश में वह चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सबसे पहले श्रीगुप्त ने कब बैठा? 240 से 250 ईस्वी तक गुप्त ने बैठा। इसका उत्तराधिकारी जो था घटोत्कच था। 280 ईस्वी से 320 तक बैठा घटोत्कच। उसके बाद 320 में वो बैठ गया, तो तब आगे सबसे महान शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम, वो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो वह आंसर इसमें कौन सा होगा? चारों में आंसर कौन सा होगा? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष जो था पराजित हो गया था। नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध। निम्न में से कहता वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? यहाँ पर ध्यान देना है भाइयों, 12वीं शताब्दी में नहीं होना चाहिए। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ। ये सब जो मंदिर है वो 12वीं शताब्दी में बना हुआ था लग रहा है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 12वीं शताब्दी में नहीं बना, तो कब बना? ये बना 14वीं शताब्दी में। नहीं, गलत है, 13वीं शताब्दी में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। ये भुवनेश्वर के उड़ीसा में है, जिसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। गंग वंश के सम्राट नरसिंह देव ने इस मंदिर को बनवाया था। कोणार्क के उड़ीसा वाले मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। नरसिंह देव 1238 ईस्वी में इन्होंने और 1264 ईस्वी तक बनवाया। इस मंदिर में सुसज्जित अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल पहियों वाले सूर्य देव आकाशीय रथ की परिकल्पना की गई। यानी कहने का मतलब है जो सूर्य मंदिर बना है, उस रथ को खींचने वाले बड़े बड़े अश्व घोड़ा इसमें लगे हुए हैं सूर्य को खींचने के लिए। तो सूर्य को जो कोणार्क का मंदिर है वो किस समय बना था? तो 13वीं सदी में बना था, 1238 से 64 तक।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। खजुराहो जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो 1206 से 1210 तक शासन किया, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिर पानीपत का तृतीय युद्ध 14 फरवरी 1761 में हुई थी। 14 फरवरी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में हो गई। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे की जो शक्ति है अफगानों के बराबर नहीं थी, तो लड़ने का करने के लिए गए थे ये लोग, जब शक्ति नहीं था तो। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो पहले ही क्वेश्चन था इसमें कि राज्य हड़प नीति किसके द्वारा चालू की गई थी, तो वही ना राज्य को हड़पेगा। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय अलंग सिख युद्ध हुआ, जो कि 1849 के द्वारा पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और 1939 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर हुए सिख शासन को 2 युद्धों में समाप्त कर दिया गया। भारत में जो है टेलीग्राफ सेवा, राज्यों को हड़प कर टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ कर दिया। वो कौन सा शासक है? तो लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ सेवा प्रथम बार चालू किया। कोलकाता से आगरा तक भारत में डाक सेवा की शुरुआत इसी समय हुई थी, 1853 में। टेलीग्राफ डाक उसी नहीं कहते हैं, जो कलकत्ता के डायमंड हार्बर तक शुरू हुई थी। यह कंपनी के पोस्ट तथा टेलीग्राफ विभाग द्वारा संचालित किया जाता था। टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम क्या था? यानी 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतर क्या था कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य से निदेशक मंडल को। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? 1897 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। आंसर होगा पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार। यानी कहने का मतलब 1897 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को भारतीय शासन की बागडोर सौंपने से था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश सरकार को भारतीय कंपनी सौंपने का अधिकार था। इसके लिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। अब भारत का शासन प्रत्यक्ष ब्रिटिश नीति से होने लगा, जिसके लिए द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। इसकी सहायता के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का गठन किया गया। अब गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि, जिसे वायसराय कहा गया, बना दिया गया। अंतरिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नोआखाली कहाँ स्थित है? नोआखाली वो जगह है जो कि किस राज्य को? नोआखाली जगह। नोआखाली कहाँ स्थित है? नोआखाली जो है बांग्लादेश में स्थित है। नोआखाली आधुनिक बांग्लादेश में स्थित है। 14 अक्टूबर 1946 को 14 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए बांग्लादेश में, जो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अक्टूबर 1947 को परिणाम थे। 14 अक्टूबर 1946 ईस्वी को तो ये बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा हुआ बंगाल में, ठीक, जिसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1947 का परिणाम था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए एक चुनाव में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली। इससे भयभीत जिन्ना ने पाकिस्तान को प्रांत करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी। 16 अक्टूबर 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। 16 अक्टूबर
1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। इस अशुभ दिन के अनेक स्थानों पर भीषण दंगे हुए, जिससे नोआखाली, सिलहट, गढ़मुक्तेश्वर, त्रिपुरा, बिहार प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ था। नोआखाली इसलिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य जो है केरल राज्य में बनी थी। यानी स्वतंत्र भारत से पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में 1957 से 1959 ईस्वी तक नंबूदरीपाद के नेतृत्व में कौन नेतृत्व किया था? नंबूदरीपाद, यानी नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI ने बनाई थी। बाद में नंबूदरीपाद का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विवाद होने के कारण इन्हें एक नई पार्टी मार्क्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसी पार्टी का नाम मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अगला क्वेश्चन, सेंट फ्रांसीसी जेवियर पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव जो शरीर था, पार्थिव अवशेष था, वह किस स्थान पर रखा गया था? वह स्थान है 4 गो है, किस स्थान पर रखा गया था? तो बेसिलिका ऑफ बेम जीसस गोवा में रखा गया था। इस जगह का नाम है बेसिलिका ऑफ बेम जीसस, पेलाहा गोवा में रखा गया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव शरीर के अवशेष को बेसिलिका ऑफ बेम जीसस में रखा गया था। फ्रांसीसी जेवियर 1542 में गोवा आए थे। ये कब गोवा आए थे? तो 1542 ईस्वी में गोवा आए थे। गोवा को रोम कैथोलिकों का प्रमुख केंद्र बनाया। रोम कैथोलिकों का प्रमुख केंद्र कौन बनाया? गोवा को बनाया। कौन बनाया? सर फ्रांसिस जेवियर ने बनाया था। भारत आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस था। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म का जो था सेंट थॉमस था, जो 52 ईस्वी में केरल पहुंचा था। 52 ईस्वी में 1952 ईस्वी में केरल पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने शिक्षाओं से प्रेरणा ली। फ्रांसीसी क्रांति ने किस किस शिक्षा से प्रेरणा ली? लॉक के, रूसो के, हेगल के, प्लेटो के। वो फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली? तो रूसो की शिक्षा से प्रेरणा ली। क्यों? क्योंकि फ्रांस के इतिहास की मुख्य घटना फ्रांस की क्रांति 1789 से है, जिसने वहाँ के राजा लुई सोलहवां को तथा रानी मेरी एंटीनोइट को फांसी दे दी। फ्रांस के जो राजा थे लुई सोलहवां एवं रानी एंटी को फांसी की सजा दे दी। समानता, स्वतंत्रता और प्रभुता का नारा दिया था। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति ने रूसो की शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त की थी कि स्रोत आधुनिक विश्व का इतिहास जैन एवं माथुर था। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर जो थे हिंदी की किस भाषा में लिखा करते थे? तो कबीर जो थे हिंदी की अवधी भाषा में लिखा करते थे। कबीर हिंदी भाषा की उपबोली थी। कबीर दास हिंदी भाषा की उपबोली अवधी में लिखते थे। अवधी को हम लोग उपबोली कहते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग कुछ ऐसी बोलियों के लिए किया जाता है जिन्होंने पिछली 5 शताब्दियों में अपने भिन्न साहित्य रूप को विकसित किया है। पहले ब्रज भाषा है जिसे सूरदास ने गाया। पहला ब्रज भाषा जो है उसे सूरदास ने गाया। भोजपुरी है जो कबीर की मातृभाषा रही। कबीर की मातृभाषा कौन सी रही? तो भोजपुरी रही मातृभाषा कबीर की। यहाँ बहुत याद करने वाली चीज़ है। भोजपुरी जो है कबीर की मातृभाषा रही, लेकिन इनकी रचनाएं अवधी भाषा में है। इससे बाद में मैथिली है। इसके बाद फिर मैथिली भाषा में लिखे, जिसे विद्यापति की काव्य थी। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के जो है वो किस काल में पहले प्रकट हुए थे? तो धातु से बने सिक्के जो है बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। धातु से बने निष्क एवं शतमान शब्द मुद्रा के रूप में माने जाते हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि वे धातु के बने अलंकरण रहे होंगे। निष्क एवं शतमान का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हुआ है। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिले हैं।
राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों ने किया था? दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है वह किस धर्म के अनुयायियों ने किया था? इसका आंसर होगा जैन धर्म के अनुयायियों ने किया था। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया। माउंट आबू पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर संगमरमर द्वारा निर्मित मंदिरों का एक समूह है। यहाँ के बिमल तेजपाल और वास्तुपाल मंदिरों में जो शैली अपनाई गई 13वीं सदी में वह खजुराहो की वास्तुशैली से भिन्न है। 13वीं सदी में वह खजुराहो की वास्तुशैली से भिन्न है। ऊंचे वेदिकाओं पर निर्मित मंदिर के शिखर अनेक लघु बुर्जों से सुसज्जित हैं। इस मंदिर शैली में सबसे बड़ी विशेषता अति सूक्ष्म और खूबसूरत सजा हुआ है, जो कि माउंट आबू में है, जो जैन मंदिर है माउंट आबू में। भगवान आदिनाथ अथवा प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर के अपने समूह का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? हमको अपनाना सिलोन की उसकी सिमरी योजना। क्वेश्चन था कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो घटना कौन सा है कि जो कि परिवर्तन आ गया था? वह कलिंग की घटना से परिवर्तन अशोक के शासन में आया था। जैसे कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद से आया। कलिंग युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। महान अशोक के हृदय को क्या किया? रक्तपात ने परिवर्तन कर दिया। अतः कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने भेरी घोष की नीति त्याग दी, तब जाकर धम्म घोष की नीति को अपनाया। भेरी घोष की नीति अशोक ने कब त्याग की थी? किस युद्ध के समय? तो कलिंग युद्ध के समय त्यागी थी। उस समय त्यागने के बाद कौन सी नीति अपनाए थे? तो धम्म घोष की नीति अपनाए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए दोस्तों में। जय हिंद।